सभी लोगों को मेरा नमस्कार। रेनबो हॉस्पिटल आगरा से। दोस्तों, रेनबो हॉस्पिटल एक ऐसा मल्टी स्पेशलिटी संस्थान है जहां हम होप, हील, हेल्थ और हैप्पीनेस के आधार को ध्यान में रखते हुए से जुड़ी सुविधाओं को एक ही छत के नीचे प्रदान करने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए रेनबो हॉस्पिटल ने एक खास कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसका नाम है मंगलवार और शुक्रवार रेनबो के साथ। रेनबो हॉस्पिटल के इस खास कार्यक्रम में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के तहत हम अपने चिकित्सकों को जनता से सीधे रूबरू कराते हैं, जिसमें जनता अपने सवाल सीधे हमारे चिकित्सकों या विशेषज्ञों से पूछ सकती है। दोस्तों, कोरोना महामारी को लेकर भी लोगों के मन में कई सारे भ्रम हैं। बहुत सारे लोगों को इस वजह से इलाज नहीं मिल पा रहा है, या जो लोग हॉस्पिटल नहीं आ पा रहे हैं वो लोग भी हमारे अनुभवी विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में मैं आज आपसे मिलवाने जा रहा हूं देश विदेश में प्रख्यात जानी मानी आईवीएफ विशेषज्ञ डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा से। डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा पिछले 35 सालों से आगरा की जनता की सेवा कर रहे हैं और देश विदेश से आने वाले मरीजों की भी सहायता कर रहे हैं। डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन की मौजूदा प्रेसिडेंट हैं और फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी ऑफ इंडिया की पास्ट प्रेसिडेंट भी हैं। दोस्तों, फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी ऑफ इंडिया ये विश्व की ऐसी सबसे बड़ी संस्था, स्त्री रोग विशेषज्ञों की सबसे बड़ी संस्था है जिसमें लगभग 36,000 डॉक्टर इसके मेंबर हैं। डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा अन्य कई समाज सेवी संस्थाओं से भी जुड़ी हुई हैं और समाज की सेवा कर रही हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैम, ओवर टू यू। सबको मेरा और रेनबो की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, आज ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है जिसमें आप और हम रूबरू हो रहे हैं। वैसे तो मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बोलती हूँ, लेकिन रेनबो की तरफ से आज एक स्पेशली हम लोगों ने ये कार्यक्रम स्टार्ट किया है जिसमें कि हम एक कनेक्ट बनाना चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है। आज इस वक्त ये कोरोना महामारी की वजह से हम लोग सब अपने अपने घरों के अंदर बंद हैं। इवन एज डॉक्टर्स ऑल्सो हम लोग बहुत सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। हॉस्पिटल स्टाफ और जितना भी पेशेंट्स हैं, हर एक के लिए एक डिफरेंट किस्म का आपको समझिए कि प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी हिचक, बहुत सारे भ्रम पेशेंट्स के दिमाग के अंदर है। उनको ऐसा लगता है कि हर हॉस्पिटल जो है वो एक कोविड हॉस्पिटल है और हर हॉस्पिटल के अंदर अगर हम जाएंगे तो हमें कोरोना हो ही जाएगा। हॉस्पिटल के लोगों को लगता है कि अगर आप हॉस्पिटल में आएंगे तो आप हमको कोरोना दे जाएंगे। हॉस्पिटल के स्टाफ को ऐसा लगता है। तो ये जो बेसिकली हम आज आपके साथ रूबरू हुए हैं, ये सब जो गलतफहमियां या वहम है, चाहे वो एज अ पेशेंट है, चाहे वो डॉक्टर्स के हैं या चाहे वो स्टाफ के हैं, वो हमको सब दूर करने हैं। क्योंकि जब हम ये समझेंगे तभी हम एक अच्छी चिकित्सा की सुविधा दे पाएंगे और ले पाएंगे। दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देने वाला अगर मौजूद है और लेने वाला नहीं है तो भी बेकार, और अगर लेने वाला है और देने वाला अच्छे से नहीं दे पा रहा है तो भी बेकार। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द बेनिफिशियरीज एंड द हॉस्पिटल है। कोरोना तो अब आ ही गया है। ऑलमोस्ट हमारे को अभी 5 महीने हो गए हैं झेलते हुए। पहला केस 31 जनवरी को हुआ हिंदुस्तान के अंदर और उसके बाद अब तो लाखों में पहुंच गया है। अब इस वक्त परिस्थितियां ऐसी हैं कि कुछ एरियाज हमारे हिंदुस्तान के ऐसे हैं जो जहां पे ये अभी भी बहुत ज्यादा है, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे समझिए पब्लिक के समझ के वजह से और प्लस एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत अथक प्रयासों से उसको हम कंट्रोल कर पाए। अब यहाँ भी मैं कहना चाहूंगी कि ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने बोली हैं कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप अकेला इसको कंट्रोल नहीं कर सकता।
जब तक कि पब्लिक उसका पूरा पूरा कोऑपरेशन ना करे। और पब्लिक को भी ये समझना है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है कि आपके लिए सब चीजें आपके घर पे आ जाएं और आपको कुछ ना करना पड़े, वो भी पॉसिबल नहीं है। अपनी सेहत का ख्याल तो आपको खुद ही रखना है, कोई आपके घर आके नहीं रख सकता। 130 करोड़ लोग हैं और 130 करोड़ लोगों के लिए कोई एक अकेला प्राइम मिनिस्टर या एक अकेला डीएम या कलेक्टर या पुलिस नहीं कर सकती। तो पहला जो मेरा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मैं सबको बताना चाहूंगी कि आपको अपने प्रिकॉशंस और अपनी सेहत का ख्याल अपने आप रखना है। जब वो आप ना रख पाए किसी वजह से, तब आपको डॉक्टर की या हॉस्पिटल की या बाकी सब तीमारदारों की जरूरत पड़ेगी। सो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आप अपना अच्छा खाना खाएं, आप सारे प्रिकॉशंस लेके रहे, एक अच्छी एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज के साथ साथ थोड़ा मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आप अपने इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, और इंट्रोस्पेक्शन जब करते हैं, कोई भी चीज जब आपको लगता है कि कहीं दूसरा गलत है, और आप जब बैठ के आंखें बंद करते हैं तो आपको सही नजर आता है, और जब वो सही नजर आएगा तो आप एक सही डिसीजन ले पाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स कहाँ हो रही है? मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होती है जब हम सोचे समझे बिना कोई एक्शन लेते हैं या कुछ बोलते हैं, एंड दैट इज समथिंग जिसपे हमें संयम रखना है। एंड वो एक बहुत जरूरी है, क्योंकि इस वक्त खाली आप ही नहीं है जिनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ है, पूरी दुनिया के ऊपर बहुत बोझ है, और पूरी दुनिया ही बहुत स्ट्रेस में है। तो मैं कई बार ही देखती हूँ कि हॉस्पिटल में लोग आते हैं और आनन फानन, ये करिए, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। अब मैं कहूंगी 1 मिनट रुक के देखिए कि जो डर आपको लग रहा है वही मेरे बेचारे हाउसकीपर को लग रहा है, वही सफाई कर्मी को लग रहा है, वही नर्स को लग रहा है, वही डॉक्टर को लग रहा है। तो आप उससे कोई भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। सो ये, और हमको दोनों को ही एक दूसरे को समझ के आगे बढ़ना है। अब जब हम हॉस्पिटल में आते हैं तो ये अब बहुत तरह के हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि जो हम पहले कभी लेते नहीं थे। जैसे पहले हम एरोप्लेन में भी जाते थे तो हम कभी मास्क पहन के नहीं जाते थे, हमने कभी हाथ बहुत ज्यादा सैनिटाइज नहीं करे, हम वही एयरपोर्ट पे खाते थे, वहीं पे सब कुछ करा और अपना बैग उठाया और चल दिए। अब आज आपको बैग नहीं आप ले जा सकते, आपको मास्क पहनना जरूरी है, आप एक सीट छोड़ के बैठे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब इन सब चीजों में आपने देखा कि कल एयरलाइन सब डिस्कस कर रही है कि अगर मैंने बीच की सीट छोड़ी तो मेरा ये ऑपरेशन वायबल नहीं होगा, मैं जितना इससे कमाएंगे उससे हमारे खर्चे नहीं निकलेंगे। और यही प्रॉब्लम्स हर एक बिजनेस के अंदर है। तो जब हम हॉस्पिटल में आते हैं तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स जो हैं या जो भी प्राइवेटली ओन्ड हॉस्पिटल्स हैं, उनको ये सब खर्चे इंक्लूडिंग आपकी एक्स्ट्रा देखभाल, आपकी देखभाल के साथ साथ आप अपने स्टाफ की देखभाल, अपने सामान में खर्चा, वो कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। और उसको अगर हम सेफगार्ड नहीं करेंगे तो ये हॉस्पिटल्स भी अच्छे से अपनी सेवा नहीं कर पाएंगे। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब आज ही मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। हम जब भी अपॉइंटमेंट देते हैं अपने हॉस्पिटल में तो हम कहते हैं कि हम एक आपको फ्लायर भेजते हैं कि आप ये तैयारी करके आइएगा, आप ज्यादा तीमारदार मत लेके आइए, एक ही इंसान को लेके आइए, आप अगर अकेले आ सकते हैं तो बेहतर है। आप ट्रायज एरिया के अंदर से घुसेंगे, उस एरिया में आपका थर्मल चेक होगा, आप सैनिटाइज करेंगे, फिर आपको एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स या नर्स आपके साथ बात करेगी, आपकी हिस्ट्री लेगी, ताकि कल सपोज करिए कि आपको अभी सिम्टम नहीं है पर आपको कल ये इन्फेक्शन है, तो वो जितने लोग आपसे बात कर रहे हैं, अगर आपने मास्क नहीं पहना है या उनका किसी वजह से कोई प्रॉब्लम है, तो वो सबको वो इन्फेक्शन होने का डर है। अब बहुत सारे लोग, मैं तो कोविड टेस्ट ही नहीं कराऊंगा या कराऊंगी, अगर हमारा कोविड टेस्ट हुआ पॉजिटिव निकल आया तो क्वारंटीन कहाँ करेंगे। आप अपने बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि जो डॉक्टर या जो नर्स आपकी सेवा करेगा, अगर आपको किसी भी वजह से कोरोना है तो उसको भी तो हो जाएगा, और वो कई लोगों की सेवा कर रहा है। तो हम हॉस्पिटल के अंदर
हमने स्टाफ को 3 हिस्सों में बांट दिया कि भाई एक टीम काम करेगी, इसलिए अब स्टाफ 1/3 है। एक टीम काम करेगी, एक टीम रात को काम करेगी और एक टीम रेस्ट करेगी कि कल कोई भी अगर स्टाफ को प्रॉब्लम होता है किसी भी वजह से तो आपकी सेवा में कोई रुकावट ना आए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो समझनी है कि हम भी अब एक बहुत ही कम स्टाफ के साथ बहुत सारे प्रिकॉशंस लेके और बहुत सारी चैलेंजेस लेके काम कर रहे हैं। तो आज एक मरीज के साथ तीमारदार थे, मैंने उनको बोला कि आप मास्क पहन के आइए प्लीज। हमने आपको बोला है कि आप जब भी हॉस्पिटल में आएंगे बल्कि रास्ते में ही आप मास्क पहन के आइए, क्योंकि आप अगर मास्क नहीं पहनेंगे, आपने अपना बचाव नहीं किया है, तो आपका बचाव कौन करेगा? हॉस्पिटल में तो फिर भी हम कर लेंगे थोड़ा बहुत। सो ये और वो मुझसे ही झगड़ा कर रहे थे कि आप ही मुझे मास्क दीजिए। एक आदमी होगा, 2 आदमी होंगे, 5 होंगे, मैं दे दूंगी मास्क, लेकिन 600 स्टाफ और हजारों मरीज और एक 15 या 20 रुपए का मास्क आप अगर अपने लिए नहीं खरीद सकते तो फिर आप अपने लिए क्या कर सकते हैं? मेरा सवाल सिर्फ इतना है, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगी, आपकी जान जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आपकी जान आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो ये चीज जो है ये हमें समझनी है। हम क्या करते हैं, हम हॉस्पिटल में आते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं, हम वहां पे अपने आप को डाल देते हैं कि बस अब आप करो हमारा जो कर सकते हो, और अगर कोई किसी वजह से कुछ बहुत एकदम जल्दी या बहुत अच्छे से अगर आपके साथ नहीं होता तो आप गुस्सा होते। आपको गुस्सा भी नहीं होना है, आपको बहुत आराम से प्यार से शांत रहना है, क्योंकि गुस्सा बहुत सारी बीमारियों की जड़ है और गुस्सा बहुत सारा स्ट्रेस देता है। स्ट्रेस देने से आपका इम्यून मैकेनिज्म कम होता है, और जहां आपका इम्यून मैकेनिज्म कम होगा वहां बीमारी आपको कई तरह की ज्यादा पकड़ेगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इज कि हम हमेशा संयम से काम लेंगे, और जब हम हॉस्पिटल आएंगे तो आपको ये समझना है कि आपके साथ बहुत सारे और लोग जो अफेक्टेड हैं वो होंगे। तो किस किस से बचाएगा डॉक्टर आपको? आपको अपना बचाव खुद करना है, और क्या बचाव है? एक मास्क पहनना है और एक सैनिटाइजर। सैनिटाइजर जगह जगह पे हमने रखे हुए हैं, प्लस बहुत कम फाइल या कागज लेकर आना है। हम टेलीमेडिसिन टेली कंसल्टेशन कर रहे हैं, आप बहुत सारी बातें हमारे साथ कंसल्टेशन जो है फोन पे या वीडियो पे भी कर सकते हैं, हमारे सब डॉक्टर्स उस पे अवेलेबल हैं। आप वो कंसल्टेशन घर पे बैठे अपने आराम से कर सकते हैं, और जब आपको जरूरत पड़ेगी डॉक्टर आपको बताएगा कि आप आइए हॉस्पिटल, तब आप पूरे प्रिकॉशंस लेके आप हॉस्पिटल में आइए। और प्लीज डरिए नहीं, कल अगर कोरोना हो जाता है तो 90% तो कुछ नहीं होगा आपको, तो आप डर किस लिए रहे हैं? प्लस आपको एक तरह से इम्यूनिटी हो जाएगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अब इस स्टेज पे हम पहुंच गए हैं कि अगर हमारी 70 से 80% पॉपुलेशन को ये छोटी मोटी इन्फेक्शन हो जाएगी तो एक हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, जिससे कि हम फिर सब लोग बच जाएंगे। क्योंकि या तो इंजेक्शन लगे, और इंजेक्शन अभी 6 महीने साल भर तक तो आएगा नहीं, और घर के अंदर बंद कोई रह नहीं सकता, तो काम भी सबने शुरू करा ही है। लॉकडाउन अब हो गया खत्म एक तरह से। अगर हम अपना बचाव करके अपना आराम से काम करते रहेंगे तो आगे की जिंदगी बहुत अच्छे से व्यतीत हो जाएगी। और हॉस्पिटल में आने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार अभी पीछे बहुत बार न्यूज आई, और बड़ी बड़ी न्यूज आई, अरे फलानी हॉस्पिटल में कोरोना हो गया। कोरोना हॉस्पिटल के जो पेशेंट है कोरोना का, वो हॉस्पिटल नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? लेकिन हमें ये भी तो पता है कि अगर हम 1 से 2 मीटर का डिस्टेंस अगर रखते हैं तो हमें वो बीमारी होने का डर बिल्कुल ना के बराबर है। तो डर किस बात का? हम हॉस्पिटल के अंदर अगर, वैसे तो रेनबो हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन कौन सा पेशेंट कोविड है वो तो किसी के चेहरे पे नहीं लिखा है ना। तो कल अगर सपोज करिए कि हम जब टेस्ट कराते हैं और कोई कोविड पॉजिटिव निकला, वो भी तो आपकी और मेरी तरह इंसान है, तो उसको मैं अछूत नहीं बना सकती हूँ। उसकी सेवा करना, उसको सही रास्ता दिखाना, उसको सही डायरेक्शन देना, उसका सही इलाज करना मेरा फर्ज है, और ये फर्ज हम अच्छे से निभाते हैं। तो उसको एक सनसनी बनाना किसी भी अस्पताल के लिए वो
एक सही तरीका नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी सी जो मेरे दिल की बातें थी, ये मैं आपसे कहना चाह रही थी। बातें अभी और भी करेंगे। मैंने जान के अभी बहुत सारी मेडिकल चीजें नहीं छुई हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके सवालों के जवाब देने में बहुत सारी चीजें और मैं अभी टच करूंगी। तो अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ आपके सवालों के लिए। जो भी आप पूछना चाहें, कोई आपके मन में दुविधा है या कोई शंका है, प्लीज आप पूछिए। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपका अच्छे से जवाब दूंगी। मैम आसिमा मादेरा शूज पूछना चाह रही हैं, एज ए पेशेंट व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हेन कमिंग टू द हॉस्पिटल? आशिमा, जैसे मैंने आपको बोला, एक तो पहली बात, अगर जरूरत नहीं है, आपकी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर से फोन पे कंसल्टेशन करिए। टेली कंसल्टेशन हमारा हॉस्पिटल का बहुत अच्छे से काम कर रहा है, सब डॉक्टर्स उस पे अवेलेबल है। ओनली कम टू द हॉस्पिटल जब उसकी जरूरत है, जब डॉक्टर बोले कि हाँ जी आप हॉस्पिटल आइए, आपका कोई चेकअप होना है या कुछ। अब जब आप हॉस्पिटल आते हैं, तो आप, अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और आप अकेले आ सकते हैं तो बेस्ट है। बट कई बार ऐसी कोई बीमारी होती है जब आप अकेले नहीं आ सकते, तो सिर्फ एक अटेंडेंट को लेकर आइए। हम ज्यादातर कहते हैं कि अटेंडेंट भी हॉस्पिटल में नहीं आए, ताकि वो, उनको भी कोई इन्फेक्शन का डर ना हो और बाकी हॉस्पिटल में भी भीड़ भाड़ ना हो, तो वो बेस्ट होगा। पर अभी गर्मी का मौसम है और बहुत गर्मी है, तो हम लोगों ने ये प्रोटोकॉल बनाने के बाद भी हम लोग ये कह नहीं पाए कि भाई आप कार में ही बैठिए या बाहर ही बैठिए, हम अंदर नहीं आने देंगे। तो जब आप अंदर आ रहे हैं, तो आप और आपका अटेंडेंट जो भी है आपके साथ, उसको मास्क पहनना है, उसका थर्मल चेक होगा, उनको आप अच्छे से हैंड सैनिटाइज करना है। वी हैव सैनिटाइजिंग स्प्रे मशीन्स, जो आपको वहां पे वो सैनिटाइज करके फिर एक ट्रायज एरिया में जाना है। आप अपनी फाइल्स, कोशिश करिए कि आप अपनी सारी रिपोर्ट्स अपने कंसर्न डॉक्टर को पहले ही भेज दीजिए। अब इम्पॉर्टेंट चीज समझनी है कि जब हम इंटरैक्शन कर रहे हैं, तो डॉक्टर के साथ जैसे हम पहले बैठ के 15-20 मिनट आधा घंटा बात कर लेते थे, वो कम से कम करना है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल अगर आपने मेरे को अपनी फाइल्स और अपनी रिपोर्ट सारी पहले भेज दी है और आपका अपॉइंटमेंट फिक्स्ड है, मैं वो स्टडी करके रखूंगी, तो मैं आपको जल्दी से फारिग कर सकती हूँ और आपका या मेरा एक्सपोजर या मेरे स्टाफ का एक्सपोजर मिनिमम होगा। खाने पीने की चीजें बिल्कुल नहीं लानी है हॉस्पिटल के अंदर। आप एक पानी की बोतल अपनी खुद की, जो बाहर से भी अच्छे से सैनिटाइज्ड है, वो अपने साथ लेकर आइए, ताकि आपको हॉस्पिटल की मशीन से या वो ग्लासेस से पानी ना पीना पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हम कहते हैं कि फोमाइट ट्रांसफर, मतलब एक चीज के ऊपर गिरा हुआ वायरस दूसरे से इन्फेक्शन कम होता है, लेकिन जितना हम प्रिकॉशन ले लेंगे उतना अच्छा है। कोशिश करिए कि चश्मा पहन कर आइए, ताकि जो मेन एरिया है ये हमारा फेस है, माउथ, नोज एंड आईज, इसी के थ्रू ये वायरस अंदर जाता है। सो वी हैव टू जस्ट कवर दीज। आप जब ग्लव्स पहन के आते हैं, कोई फायदा नहीं है ग्लव्स पहनने का अगर आप खाली साबुन से, पानी से हाथ धोकर अंदर आएंगे। हॉस्पिटल में जगह जगह पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आप नहीं धोना चाहते हैं तो आप सैनिटाइजर्स अवेलेबल है, आप सैनिटाइज कर सकते हैं। सो दीज आर द मिनिमम प्रिकॉशंस विच यू हैव टू टेक। कैन अ मदर इन्फेक्टेड विथ, अब ऐसा, ये जो सवाल है, इसका मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर मदर को इन्फेक्शन है तो वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकती है कि नहीं। इसका जवाब हाँ और ना दोनों है। क्योंकि अगर वो मदर, सपोज करो, समझती है कि उसे क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्योंकि जब आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो माँ और बच्चे के बीच में एक बैरियर होना जरूरी है, ताकि उसके सांस जो है वो बच्चे के ऊपर ना गिरे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मास्क पहनेंगे, आप चश्मा पहनेंगे, आप अपने हाथ अच्छे से साबुन से वॉश करेंगे, और आप बच्चे को भी अच्छे से कवर करके एक बैरियर लगा के अगर आप फीड कर सकते हैं तो आप करिए। अदरवाइज आप 10-15 दिन का ब्रेक ले लीजिए, और 10-15 दिन के बाद जब सपोज करिए कि जब कोविड नेगेटिव हो जाते हैं आप, तब आप फीड करना दोबारा से शुरू कर सकते हैं। सो ये दोनों चीजें हैं, जो समझ सकता है, प्रिकॉशन ले सकता है, वो कर सकता है, और जो नहीं, कई बार होता है बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं है, या हमें ऐसा लगता है कि आप नहीं ध्यान रख पाएंगे, तो हम कहते हैं अच्छा भाई अभी ये बच्चे को थोड़े दिन के लिए दे दो किसी को और आप ठीक हो जाओ फिर करो।
व्हाट प्रेगनेंसी में क्या फैसिलिटीज चाहिए? जोशना, मुझे ये आपके सवाल का मतलब बहुत ज्यादा समझ नहीं आया, बट मैं इसका ऐसे जवाब देती हूँ कि प्रेगनेंसी जो है एक स्पेशल कंडीशन है, और वो प्रेगनेंसी के अंदर बहुत सारी अभी रिपोर्ट्स आ गई हैं कि जो प्रेगनेंसी है उसमें कोरोना बीमारी होने का ज्यादा डर नहीं है। जितना डर किसी और को है उतना ही उस प्रेग्नेंट लेडी को है। पर हमको ये भी समझना है कि प्रेगनेंसी जो है वो एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन है, और उसमें हम जितना बचाव कर सके वो हमें कर लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में कोरोना अगर हो भी जाता है तो आपको या आपके बच्चे को उससे कोई बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। सपना का सवाल है कि अगर कोई ऐसी महिला है जो गर्भवती है और साथ में डायबिटीज, थायराइड या एनीमिया से पीड़ित है, तो उसे इन दिनों जीवन शैली में अतिरिक्त क्या परिवर्तन लाने चाहिए? सपना, इन दिनों नहीं, हमेशा ही लाने पड़ेंगे, क्योंकि डायबिटीज एक लाइफस्टाइल बीमारी है। और आपको ये समझना है कि डायबिटीज, थायराइड और एनीमिया ये 3 अलग अलग चीजें हैं। डायबिटीज तो खाना पीना कंट्रोल करना, एक्सरसाइज से ठीक हो जाएगी। थायराइड और एनीमिया के लिए आपको कुछ दवाई लेनी पड़ेगी। पर ये तीनों बीमारी के अंदर अगर किसी को कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशन रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा है एक नॉर्मल पेशेंट या महिला के एवज में। तो ये समझना जरूरी है कि अगर किसी महिला को ये तीनों बीमारी नहीं है तो उसको बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम होने का डर भी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल उसकी उम्र ज्यादा है या फेफड़े में कोई बीमारी है। लेकिन अगर एक यंग महिला को ये स्पेशली डायबिटीज है या अस्थमा है या इस तरह की लंग्स की जो फेफड़ों की बीमारी है और या इन्फेक्शन जल्दी होने का जिनमें डर होता है जैसे डायबिटीज है, तो उनमें कॉम्प्लिकेशंस कोरोना के काफी ज्यादा है और उनको बहुत प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। वो तो घर के अंदर ही रहें, किसी के साथ कोई कांटेक्ट ना करें, सारे प्रिकॉशंस घर के अंदर लेके रहें, आने भी ना दें किसी को, कहीं बाहर भी ना जाएं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आशिमा का सवाल है कि व्हाट शुड अ पेशेंट डू व्हेन शी गोज इनटू लेबर एट नाइट? लेबर आशिमा कभी भी हो आपको डॉक्टर के पास आना ही है, और इमरजेंसी सर्विसेज हर हॉस्पिटल के अंदर हमेशा खुले हुए हैं। तो आप इमरजेंसी एंट्री से आप आएंगे, इमरजेंसी एंट्री पे जो ट्रायज टीम है, इमरजेंसी डॉक्टर है, वो सब आपका जो आपका होना है वो सब करेंगे। और फिर वो करने के बाद आपको हॉस्पिटल के अंदर हम लोगों ने बनाए हुए हैं एरियाज, डेडिकेटेड एरियाज हैं। सपोजिंग कि आपको हमें पता था कि आपका लेबर आने वाला है और आप आइसोलेटेड हैं और आपका कोरोना टेस्ट हो चुका है तो और वो नेगेटिव है, तो आप एक ग्रीन एरिया के अंदर जाएंगे और आप वहां पे जो भी आपकी जरूरत है वो पूरी होगी। बट सपोज करिए कि आपका कोविड टेस्ट नहीं हुआ है और तो आप एक इंटरमीडिएट एरिया है, ऑरेंज एरिया जो कहते हैं हम लोग, उसमें जाएंगे। आपका इमीडिएटली तो कोरोना टेस्ट हो नहीं सकता बिकॉज फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो आपको एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की तरह ही ट्रीट करा जाएगा। तो डॉक्टर को, हॉस्पिटल को जो एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के लिए प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं वो सब लेकर ही आपकी डिलीवरी होगी। हाउ मेनी टाइम्स वन शुड टेक स्टीम, ये आशु मित्तल पूछ रही हैं। आशु देखो, ये जो वायरस है ना, ये 62 डिग्री सेंटीग्रेड तक जिंदा रह सकता है। अब और जब हम स्टीम लेते हैं, स्टीम बनती 100 डिग्री पे है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर वो 100 डिग्री पे नहीं जाती है और ये सिर्फ एक वार्मिंग अप है। बट उससे ये स्टीम लेने से फायदा, जो भी हम काढ़ा वाड़ा जो बोलते हैं गर्म चीजें, तो आप उसको गर्म की वजह से ले रहे हैं या आप उसकी इम्यूनिटी बूस्ट करने की वजह से ले रहे हैं, ये समझना जरूरी है। तो जितना हमारा नोज, थ्रोट और वो सब चीजें क्लीन होंगी जो स्टीम से थोड़ा खुल जाती हैं, उतना, और प्लस हमारी जो इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग होगी उतना बेहतर होगा। तो खाली स्टीम 1, 2, 3 दफा लेने से एक्चुअली
ऐसा कोई असर नहीं होने वाला कि आपको कोविड नहीं होगा। तो ये चीज आप समझिए प्लीज। अभी लॉकडाउन की वजह से कई अनचाही प्रेगनेंसी और सेल्फ मेडिकेशन को लेकर बहुत सारी खबरें सामने आई हैं। ये कितना खतरनाक हो सकता है, और क्या लोग अभी इसीलिए बच्चा नहीं चाहते कि उन्हें लगता है कि अगले 8-9 महीने माहौल जो है वो ऐसा ही रहने वाला है, और कोरोना की वजह से भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर डर है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग, हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि सब दवाइयां ऑफ द काउंटर मिलती हैं। ये जो एमटीपी पिल है, जो अनचाहे गर्भ को गिराने की जो दवा है, ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, और इसका एक सही तरीका है लेने का। अगर पहली बात तो ये कि आप लॉकडाउन में हैं, आप बच्चा नहीं चाहते हैं, तो आप प्रिकॉशंस लीजिए ना। आप प्रिकॉशंस के अंदर बहुत सारी चीजें मौजूद है। सबसे आसान तरीका है, आप कॉन्डोम्स का फेलियर रेट थोड़ा ज्यादा है, पर कॉन्डोम्स इजीली अवेलेबल है। आप गर्भ निरोधक गोली खा सकते हैं, 1 रोज गोली खानी है, और आप ऑलमोस्ट कोई नेग्लिजिबल चांस है कि आपको प्रेगनेंसी होगी, अनलेस एंड अनटिल आपने वो दवा जो है बीच में छोड़ दी है। और अदरवाइज अगर किसी वजह से कोई एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो गई है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर ही है या ट्यूब में तो नहीं है। ये सबसे पहले जांच ये होना जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये प्रेगनेंसी कितने समय की है, क्योंकि जो ये गर्भ गिराने वाली या एमटीपी पिल्स है, सेल्फ मेडिकेशन जब आप लेते हैं, इसका भी समय है। ये 1.5 से 2 महीना मैक्सिमम तक काम करती हैं। अगर उससे ज्यादा बड़ी प्रेगनेंसी है तो ये काम नहीं करेंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर ट्यूब में प्रेगनेंसी है तो ये पहली बात तो काम नहीं करेंगी, और ट्यूब वाली प्रेगनेंसी जब बढ़ती जाएगी और वो फट जाएगी तो वो जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कल सपोज करिए आप RH नेगेटिव हैं और आपके हस्बैंड RH पॉजिटिव हैं, और आपने सेल्फ मेडिकेशन ले लिया और ये बच्चा पॉजिटिव था, तो आपकी आगे आने वाली प्रेगनेंसी में आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो इसलिए आप ये मत समझिए कि अगर वो गोली आपको अवेलेबल है तो उसको लेने से आपका समाधान हो गया और आपने डॉक्टर की फीस बचा ली। आप अपनी सेहत को बहुत सारा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत चीजें समझ के अच्छे से करें। Do people develop immunity to corona disease after being infected? The answer is yes, and the answer is no. ये बहुत ही नया बीमारी है पूनम। सो ये वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी तक हम ये समझते थे कि भाई एक बार अगर कोई भी इस तरह की इन्फेक्शंस वायरल या बैक्टीरियल हो जाती हैं तो इसकी हमारे को इम्यूनिटी हो जाती है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम चिकन पॉक्स का इंजेक्शन लगवाते हैं या मीजल्स का इंजेक्शन लगवाते हैं, और फिर भी कुछ लोगों को उसके बाद भी मीजल्स या चिकन पॉक्स हो जाता है। तो वो क्यों होता है कि ये जो वायरसेस हैं ये बहुत जल्दी अपने आप को चेंज करते हैं। जब से इंडिया के अंदर ये वायरस आया उसका 78 टाइम्स म्यूटेशन हो चुका है। इसका मतलब कि हमें इम्यूनिटी उसी वायरस से होगी जिससे हमें इन्फेक्शन हुआ है। कल इसका अगर म्यूटेशन हो जाता है और री इन्फेक्शन होने के चांसेस आपको हो सकते हैं, पर अभी ये सब चीजें 100% नहीं है। बट दूसरी चीज हम ये भी जानते हैं कि दूसरे जब म्यूटेशन के साथ इन्फेक्शंस होते हैं इस तरह के बाकी बीमारियों के अंदर, तो वो इन्फेक्शन थोड़े कम होते हैं। तो कुछ ना कुछ इम्यूनिटी तो रहती ही है। क्या हर गर्भवती महिला को कोरोना की जांच कराना जरूरी है? रवि जी, मैं हाथ जोड़ के आपको बोलती हूँ कि कोरोना की जांच कराने के 2 मकसद है। एक मकसद तो ये है कि वो महिला को अगर बीमारी कोरोना की इन्फेक्शन है तो उसके लिए जो बाकी सारे मेजर्स लेने पड़ेंगे वो हमें लेके हम बाकी बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब वो गर्भवती महिला अपने घर में
या अस्पताल में आती है तो वो बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट कर सकती है, और हॉस्पिटल में रहने वाले कर्मियों का भी बचाव करना उस महिला का भी फर्ज है और अस्पताल का भी फर्ज है। अब मेन जो प्रॉब्लम आती है वो होती है रिसोर्सेज की, कि इनिशियली आईसीएमआर ने बोला क्योंकि ये अभी सबका टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों बोला था? क्योंकि हमारे पास उतना टेस्ट ही नहीं थे। तो अगर हम सबके, हमारे देश के अंदर 30 मिलियन प्रेगनेंसीज और 30 मिलियन बर्थ होते हैं, और अगर हम, और इतने टेस्ट ही अवेलेबल नहीं है, आप देखिए अभी कितने लाखों में सिर्फ हो रहे हैं टेस्ट। तो अगर सबका टेस्ट कराने लगेंगे तो जिनको एक्चुअली जरूरत है उनको, उनका टेस्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये आईसीएमआर ने पहले बोला कि सबका टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। फिर थोड़े दिन के बाद आईसीएमआर ने जब टेस्ट आ गए तो आईसीएमआर ने क्या बोला कि भाई कोई भी गर्भवती महिला या जिसकी भी कभी सर्जरी जिसकी होनी है, स्पेशली जिसको एनेस्थीसिया देना है, क्योंकि ये अगर मुंह और नाक की बीमारी है तो सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होने का डर किसको है? एनेस्थेटिस्ट और डेंटिस्ट और ईएनटी वाले डॉक्टर्स का। तो ये दो लोगों को आपका कोविड टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। आप फिर भी मान के चलिए कि बहुत सारे लोग हैं जो ये कोविड टेस्ट ना हो इसलिए वो अस्पताल के अंदर ही लेट आते हैं। वो आधी रात को आएंगे जब टेस्ट हो नहीं पाएगा और दर्दों में आएंगे, कोई कॉम्प्लिकेशन लेकर आएंगे। आप इमेजिन करिए कि वो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और वो हजारों और लोगों की जोखिम में डाल रहे हैं जान। क्यों? कि अगर वो कोविड पॉजिटिव हुए तो वो अपने घर के और अपने अस्पताल के सब लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, और वो आगे कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है? वो कम्युनिटी स्प्रेड है। और वही क्यों हमने प्रिकॉशंस जो लिए नहीं है, इसीलिए हमारे देश के अंदर ये बीमारी इतनी फैली है। आशु मित्तल जी का सवाल है कि इफ सम फैमिली मेंबर इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल, व्हाट ऑल प्रिकॉशंस अटेंडेंट शुड टेक हु इज इन द हॉस्पिटल विद हर। आशु, पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपका अस्पताल अच्छा है तो आपको एक्चुअली किसी अटेंडेंट को हॉस्पिटल में रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप अननेसेसरी अटेंडेंट की रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर आपके रहने से आपको और बाकी हॉस्पिटल के स्टाफ को भी इक्वली एक्स्ट्रा रिस्क होता है। और आप हॉस्पिटल के अंदर आजकल तो इतने स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं, अपने पेशेंट के साथ आप फोन के ऊपर आराम से बात कर सकते हैं। वैसे भी आप हॉस्पिटल में रह के क्या करेंगे? आप मुझे बताइए, खाना भी हॉस्पिटल से मिलता है, नर्स आके सारा इंजेक्शंस लगाती है, पानी वानी सब, घंटी लगी हुई है हॉस्पिटल में, पेशेंट को एक बेल दबानी है, नर्स को बुला लेना है। आप एक्चुअली उसकी कोई एक्स्ट्रा मदद नहीं करने वाले हैं, और जो मोरल बूस्टिंग करनी है वो आप आराम से फोन पे भी कर सकते हैं। आशिमा का सवाल है कि इफ इनफर्टिलिटी कपल वांट्स ट्रीटमेंट ड्यूरिंग दीज टाइम्स, व्हाट कैन बी डन फॉर देम। आशिमा, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स सवाल है, बिकॉज ये जो बांझपन का इलाज है ये हम लोग ऐसे नहीं करते कि अच्छा चलो लॉकडाउन खुल गया तो अब सब लोग आ जाओ अपना इलाज कराओ। हम लोग इसको प्रायोरिटाइज करते हैं, जैसे कि जो बहुत बड़ी उम्र के लोग हैं या जिनको कोई ऐसी बीमारियां हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट होना है, बट वो चाहते हैं कि हमारे अंडे फ्रीज हो जाएं या हमारे स्पर्म फ्रीज हो जाएं ताकि जब हम ठीक होंगे तो हम अपना बच्चा कर सकें। तो इस तरह की बहुत सारे प्रायोरिटी एरियाज हैं जिनमें जिनका इलाज आपको रोकने से आगे उनकी फर्टिलिटी के ऊपर असर पड़ेगा, तो उनका तो इमीडिएट ही होना है। या जैसे पुअर रिस्पॉन्स है, जिनके अंडे बहुत कम है जिनके अंदर, उनका तो आपको करना ही है। अब सपोज करिए कोई यंग कपल है जिसकी शादी को अभी 2-3 साल ही हुए हैं, तो वो अगर और 6 महीने निकाल लेगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज ये है कि ये डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करके, टेली कंसल्टेशन की बात कर रही हूँ मैं, आप टेलीफोन पे बात करिए या वीडियो से बात करिए, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए, फिर डॉक्टर को प्रायोरिटाइज करने दीजिए कि आपको जल्दी है या नहीं है।
श्वेता का सवाल है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बिफोर टाइम 5 दिन है तो कोई प्रॉब्लम है? श्वेता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉर्मली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 25 दिन से 35 दिन तक की हो सकती है, तो अगर 5 दिन पहले आ जाए या 5 दिन लेट आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके लिए आप बिल्कुल भी वरी मत करिए। नौनीता जी का सवाल है, आई हैव डायबिटीज, एस्मा एंड लिवर प्रॉब्लम, व्हाट एक्स्ट्रा प्रिकॉशन शुड आई टेक मेन फॉर गो फ्रॉम फॉर वर्क, इवन if I stay at home, what should I? So Nonita, you are a very high risk for any kind of infection. So I would say, I don't know आपकी एज कितनी है, बट अगर आप 50 प्लस हैं या 50 के आसपास हैं तो आप बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। आप ऐसे सोचिए कि आप एक होटल के अंदर रह रहे हैं, आपके घर से आपके हस्बैंड है या बेटे हैं जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, वो अपने अपने कमरों में रहें, और जब भी जो भी खाना पीना एंड एवरीथिंग, ऑल दोस थिंग्स, प्लीज डू नॉट शेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं कि काम किया, घर वापस आए तो आप सेम बेड पे सो रहे हैं, शेयर कर रहे हैं खाना टेबल पे एंड ऑल दोस थिंग्स। आपको जितने बाकी प्रिकॉशंस भी लेने हैं, जैसे मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना, वो घर के अंदर भी करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन है मेरा, बिकॉज जो भी बाहर जा रहा है वो किसके कांटेक्ट में या किस सरफेस के टच में आ रहा है वो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पर आप घर पे हैं तो आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, वो प्लीज करिए। RJ Jatin, hi, how are you, Jatin? I'm missing you. Ma'am, asymptomatic cases are also to be taken into consideration. What common precautions or tests to be made for expecting mothers or pregnant ladies? Jatin, asymptomatic cases are a problem because asymptomatic cases have the infection and they are symptomless, so they can infect others and plus they themselves can deteriorate. तो वो खुद को भी उनके complications हो सकते हैं, और मेन जो चीज है उनका टेस्ट करने के लिए ये स्टेज के अंदर तो सिर्फ RT-PCR जो टेस्ट होता है, जो नाक और मुंह के अंदर से स्वाब लेके करते हैं, वही किया जा सकता है। और जितने भी एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं, अगर वो एक नॉर्मल प्रेग्नेंट स्टेज में है तो उन्हें कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि उनको कोई सिम्टम नहीं है, तो आपके पास कोई सस्पेशन का तरीका भी नहीं है कि इनको कोई इन्फेक्शन है। मेन प्रॉब्लम आती है जब वो लेबर में या कोई प्रॉब्लम के साथ हॉस्पिटल में आती हैं, तो जब हॉस्पिटल में आएंगी तो उनका कोविड टेस्ट तो होगा ही। डॉक्टर वंदना शर्मा है, इनका क्वेश्चन है, हाउ मच चांसेस आर देयर फॉर अ प्रेग्नेंट लेडी हैविंग कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोविड देन नॉन प्रेग्नेंट पेशेंट्स, स्पेशली चांसेस ऑफ हैविंग OHSS इन कोविड? वंदना जी, very important question. Whatever studies have come up till now, they do not suggest that the pregnant lady with COVID or without COVID has any problem, which is different. With especially, which we have to understand is कि OHSS मैं नॉर्मल आम जनता के लिए बता दूं, ये ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम है। ये जो ज्यादातर प्रेगनेंसी में अंडा बनाने की जो दवाइयां लेते हैं लेडीज, उनमें अगर बहुत सारे अंडे बन जाएं तो उसको हम लोग ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम बोलते हैं। और ये एक प्रीवियस मेरे इंटरैक्शन में भी मैं आपको बता चुकी थी कि पेरिटोनियल कैविटी मतलब पेट के अंदर जो एरिया है उसमें ये वायरस हार्बर करता है। तो अभी तक जो हम लोग कह रहे थे कि भाई कोई भी सर्जरी है और कोई भी ऐसी चीज अवॉइड करिए जिसमें हमें पेट खोलना पड़े या कुछ और परेशानी हो, बिकॉज उसके अंदर जो वायरस है वो इतना ज्यादा होता है कि पेशेंट को तो जो कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं वो हो ही रहे हैं, लेकिन उसको जो ट्रीट कर रहे हैं लोग उनको भी होते हैं। तो IVF के अंदर आज हमारे पास, मैंने तो OHSS देखे हुए ही मुझे 5 साल हो गए कि हम आजकल दवाइयां इतनी नाप तोल के देते हैं कि आजकल ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन होता ही नहीं है, अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दिया और आप विजिलेंट हैं। लेकिन अगर हो गया
किसी भी क्लिनिक में कभी भी पेशेंट को, तो ज्यादातर हम कहते हैं, फिर हम नापते हैं, बैलेंस करते हैं कि हम करेंगे तब क्या होगा और नहीं करेंगे तब क्या होगा। काउंसलिंग होती है, कंसेंट होता है। अगर जल्दी पता लग गया तो बीच में ही कैंसिल कर दी जाती है साइकिल। अगर किसी वजह से लेट पता लगा कि अब अंडा बिल्कुल तैयार हो ही गया है, तो भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है जहां हम ट्रिगर ऐसा देते हैं कि OHSS के चांसेस कम हो जाए। अंडा निकाल के हम एम्ब्रियो बना के फ्रीज कर देते हैं, ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो उससे भी जो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस होने का डर है वो ना के बराबर हो। लवकेश जी का क्वेश्चन है कि कुड स्मोकिंग, अल्कोहल एंड स्ट्रेस अफेक्ट फर्टिलिटी? लवकेश, ये तीनों चीजों का बहुत ज्यादा असर है फर्टिलिटी के ऊपर। स्मोकिंग, चाहे आप एक्टिव स्मोकिंग कर रहे हैं चाहे पैसिव। पैसिव का मतलब कि हस्बैंड स्मोक कर रहा है और बीवी साथ में बैठी है, दोनों के ऊपर असर होगा। अल्कोहल और स्ट्रेस वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों का जो इफेक्ट है, और अगर ये तीनों है तो फर्टिलिटी के ऊपर उतना ही असर होगा। अब क्या किस्म का असर होता है वो भी समझ लेते हैं। ऐसा नहीं कि है, बहुत सारे लोग हैं जो स्मोक करते हैं और बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते हैं या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में उनके बच्चे नहीं है, बच्चे होते हैं। लेकिन बहुत सारे किसको प्रॉब्लम आने वाली है वो पता नहीं होता। दूसरा जो टाइम टू प्रेगनेंसी है, जैसे सपोज करिए कि एक नॉर्मल कपल जिसमें ये तीनों ऐब नहीं है, वो ट्राई करना शुरू करता है, तो उसका 1 महीने के अंदर 100 में से तकरीबन 15 से 20 लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अब एक कपल जो स्मोक करता है या जिसको स्ट्रेस है या वो अल्कोहल का सेवन करता है, अगर एक नॉर्मल कपल को 1 साल के अंदर समझिए 85% चांस है प्रेगनेंसी होने का, अब वही कपल अगर स्मोक करता है तो उसको 60% चांस है। अब वही कपल अगर स्मोक भी करता है और अल्कोहल का भी सेवन करता है तो 50% चांस है। और वही कपल अगर साथ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है तो 30 से 40% चांस है। तो आप अपना टाइम टू प्रेगनेंसी बढ़ाते जाते हैं, प्लस उन सब चीजों का बच्चे की पर्सनालिटी पे, बच्चे के बनावट पे, बच्चे की ग्रोथ पे बहुत असर होता है। तो इट्स नॉट ओनली कि प्रेगनेंसी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चा कैसा पैदा होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके ऊपर भी प्रेगनेंसी होना ही खाली इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छा हेल्दी बच्चा पैदा करना भी बहुत इंपॉर्टेंट। धर्मेंद्र जी का सवाल है कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या शरीर या हाथ पैरों में खुजली की समस्या हो सकती है? हाँ धर्मेंद्र, ये डेफिनेटली हो सकती है। प्रेगनेंसी के अंदर जो हमारा गॉल ब्लैडर है उसकी थोड़ी एक्टिविटी कम हो जाती है, कॉलिस्टेसिस बोलते हैं हम लोग इसको, और उससे थोड़ा हमारे शरीर के अंदर बिलिरुबिन का जो इफेक्ट है वो थोड़ा ज्यादा आने लगता है, और उसकी वजह से हाथ पैरों में खुजली होती है। तो इसमें ज्यादातर कुछ खास करना नहीं होता, हम लोग कहते हैं कि थोड़ा बहुत आप लो फैट डाइट खाएं, और कुछ दवा होती है जो लिवर टॉनिक्स होते हैं बेसिकली, वो दिए जाते हैं। हाँ जी प्रमिला जी। हेलो। सोनिया मानिक कला जी का सवाल है, एनी स्पेशल प्रिकॉशंस फॉर डायबिटिक सीनियर सिटीजन्स? सोनिया जी, diabetic senior citizens are at a very high risk, so they have to take all precautions. Firstly, अपनी हेल्थ कंट्रोल, डायबिटीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो थोड़ा एक्सरसाइज है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, और मे बी वॉक कर सकते हैं अगर घर के अंदर तो जरूर करें। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज की जो बाकी चीजें हैं, जो कि किसी जो मास्क पहनना है, सैनिटाइजिंग है, ये सारे प्रिकॉशंस उनको लेके रखना है। किसी भी तरीके से आपका शुगर कंट्रोल जितना बेहतर हो सके वो करिए, और बाकी जो प्रिकॉशंस एक नॉर्मल प्रिकॉशंस हैं वो सब लेके रहिए। राजेश जी का है सवाल कि प्रेग्नेंट लेडी अगर कोविड पॉजिटिव है तो बच्चा कोविड पॉजिटिव होगा या नहीं? राजेश जी, अभी तक जितना भी स्टडीज इस चीज के ऊपर हुई हैं,
ये हम लोग एस्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं कि प्रेगनेंसी में कोरोना होने की वजह से बच्चे को कोरोना होगा। ऐसा अभी तक बिल्कुल दिखा नहीं है, लेकिन ऐसा जरूर दिखा है कि कोई बच्चा हुआ और उसके 2-3 दिन के बाद टेस्ट किया गया और वो पॉजिटिव निकला। और वो हो सकता है क्योंकि अगर माँ को कोरोना है और अगर वो प्रिकॉशंस नहीं लिए गए हैं तो बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस के अंदर से ही वो कोरोना लेकर निकले, ऐसी अभी कोई बहुत ज्यादा संतोषजनक रिपोर्ट नहीं आई है। अभी की जीवन शैली साधारण होने से क्या फर्टिलिटी को होने वाले नुकसान को नियंत्रित किया जा सकता है? जैसा कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि आज अगर सपोज करिए कि कोई प्रेगनेंसी नहीं चाहता है और वो कहे कि हाँ जी मैं 6 महीने या साल भर अभी बच्चा नहीं करूंगा या करूंगी जब तक कि ये कोरोना की बीमारी जो है ये खत्म नहीं हो जाती। तो हम जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप जो प्रिकॉशंस ले रहे हैं, अगर आप वो प्रिकॉशंस लेते रहते हैं और आपकी उम्र जो है वो 35 साल से कम की है, तो आपको अगले 6 महीने में आपकी फर्टिलिटी पे उस तरह से कोई नुकसान नहीं होने वाला। और ये वायरस से भी फर्टिलिटी पे कोई नुकसान नहीं होता है। मेन जो प्रॉब्लम आती है उन लोगों में है जिनकी उम्र ज्यादा है या जिनके अंदर अंडे या शुक्राणु से भी उतना प्रॉब्लम नहीं है, बट अंडे जैसे औरतों में अगर बहुत कम है तो उनके लिए 6 महीने या साल भर इंतजार करना शायद बहुत अच्छा नहीं होगा। अब उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि हाँ जी हम कोई दवा ले सकते हैं जिससे कि हमारी फर्टिलिटी पे कोई आंच ना आए। तो ऐसी कोई दवा नहीं है कि जो आपके अंडे का नंबर बढ़ा देगी। आप सिर्फ उतना ही कर सकते हैं कि आपके अंदर और कोई नुकसान या एज के हिसाब से अंडे की क्वालिटी थोड़ी सी, कुछ ऐसी दवा आती है जो थोड़ा सा रोक लगा सकती है कि क्वालिटी बहुत खराब ना हो, पर नंबर को कोई कम नहीं कर सकता या बढ़ा नहीं सकता। जतिन जी का क्वेश्चन है कि फॉर ऑल वर्किंग कपल्स व्हाट शुड बी द स्ट्रिक्ट मैंडेट दैट वन शुड फॉलो और मेंटेन व्हाइल कमिंग बैक होम? Jatin, very important question, but very difficult to follow because once you come home, you forget आप कहाँ से आए हो और आप कहाँ exposed थे, and it becomes very very difficult. So very important is कि जब आप घर से बाहर निकले तो आपने सारे precautions लिए कि नहीं लिए। Precautions में important है कि आप जो भी कपड़े पहन के जा रहे हैं आपने मास्क और सैनिटाइजर अपने साथ रखना ही रखना है। मास्क तो पहनना ही है, घर के बाहर निकले ही और पहन लेना है मास्क, एंड सैनिटाइज करके निकलिए। और जो भी आपने काम करना है, किससे एक्सपोज हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए। जहां आप काम कर रहे हैं, अगर सपोज करिए आपके सामने आके कोई बात कर रहा है तो सरफेस क्लीन करिए। हम हॉस्पिटल में हर पेशेंट, ओपीडी पेशेंट के बाद सारे सरफेस क्लीन करते हैं। हर ऑपरेशन के बाद पूरा ओटी फॉग होता है, एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड दैट। तो आप जैसे काम पे जा रहे हैं, आप बहुत लोगों के साथ मिलके बैठेंगे नहीं। अपना खाना लेके जाइए, अपनी पानी की बोतल रखिए अपने ही बैग के अंदर, अपने पास ही रखिए, इधर उधर मत छोड़िए, एंड स्टिक टू ऑल द सोशल डिस्टेंसिंग प्रोसेसेस। नाउ वंस यू कम बैक होम, तो आप जो सामान लेकर आए घर के अंदर, सबसे पहले घर के बाहर ही आप या तो अच्छे से अपने आप को सैनिटाइज करिए और एक जगह बना लीजिए जहां आपने वो सामान रख देना है। आप वो सामान लेके अंदर घर के या घर के अंदर के किसी कमरे में जो बाहर की तरफ हो वहां रख दीजिए, और फिर जाके फटाफट आप बिना कुछ छुए हुए आप अपने कपड़े बदलेंगे और वो कपड़ों को एक नमक के पानी में या साबुन के पानी में सोक कर दीजिए। हैव अ नाइस बाथ एंड देन change into a new set of clothes, then put your other clothes for drying up in the sun, और उनको रखिए मत इकट्ठा करके, और
फिर घर के अंदर भी अगर आप दोनों जने काम कर रहे हैं, देखिए अगर दोनों ने मास्क पहना हुआ था और सैनिटाइज कर रहे थे तो आपके लेस देन 1% चांस है कि आपका इन्फेक्शन होगा। लेकिन अगर आपने कोई चीज छुई और फिर आंख में या नाक में या मुंह पे लगा ली तो इन्फेक्शन तो हो ही सकता है। तो बचाने के लिए भी बहुत मुश्किल है कि आप अपने आप को बचा पाए जब आप बाहर काम कर रहे हैं, बट आप बहुत सारा उसका इन्फेक्शन रेट कम कर सकते हैं। तो घर आके भी आप वो प्रिकॉशन सारी कंटिन्यू करिए, बिकॉज सपोजिंग स्पेशली अगर घर में बड़े लोग हैं या बच्चे हैं, एंड you will have to try and stay away from them, which is very difficult but has to be done. रवि जी का सवाल है कि अगर किसी महिला को पीसीओडी की समस्या है तो क्या उसके बच्चों को भी इससे संबंधित कोई समस्या हो सकती है, या महिला की ही भविष्य में कोई और परेशानी भी पीसीओडी की वजह से हो सकती है? रवि जी, ये इसका जवाब है हाँ, बिकॉज पीसीओडी हम नहीं कहते आजकल, हम उसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। और सिंड्रोम इसलिए कहते हैं कि इसके साथ बहुत सारी और बीमारियां जुड़ी हुई हैं। इनमें सबसे पहले जरूरी नहीं है कि खाली प्रेगनेंसी होने में या प्रेगनेंसी होने के बाद, हमने ज्यादातर देखा है कि जैसे अगर एक बहन को है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम तो दूसरी को भी हो सकता है और उनके बच्चों को भी हो सकता है। पर ये लाइफस्टाइल बीमारी भी है कि इसका इसका जो बेसिक प्रॉब्लम है, ये जैसे डायबिटीज होती है कि आपने अगर खाने पीने का परहेज किया और आपने एक्सरसाइज करी तो आपको डायबिटीज के चांसेस कम हो जाते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। तो अगर किसी को पीसीओडी है और उसने अपने आप को अच्छे से कंट्रोल करके रखा, खाना पीना, एक्सरसाइज, बाकी थोड़ी सी अपनी हार्मोन बैलेंसिंग वगैरह करा, तो उसको आगे बहुत सारी बीमारियां, स्पेशली जैसे मैंने आपको बताया कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अगर बहुत महीनों तक पीरियड नहीं आता है तो बच्चेदानी का कैंसर या उस तरह की बीमारी होने का डर होता है। प्लस इसमें मेल हार्मोन्स ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, तो जैसे बाल उड़ जाना, स्लीप, नींद आने में स्लीप एपनिया जो है वो परेशानी हो सकती है। तो ऐसी कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उन सबको, उनसे बचने का एक ही तरीका है कि आप अपने खाने पीने पे कंट्रोल रखें और साथ में एक्सरसाइज करते रहें, तो ये बहुत सब चीजें कंट्रोल में रहेंगी। मयूरी मित्तल जी का सवाल है कि इफ यू आर वंस इन्फेक्टेड कैन यू गेट द इन्फेक्शन? मयूरी, मैं एक्चुअली आई हैव जस्ट आंसर्ड दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये जो वायरस है ये म्यूटेट हो रहा है, तो ये अपने आप को बहुत जल्दी बदल रहा है। जैसे आपने देखा कि चाइना में जब ये स्टार्ट हुआ था तो सिर्फ रनिंग नोज एंड फीवर और खांसी ये उसके सिम्टम्स थे। बाय द टाइम इट रीच्ड इटली, स्पेन और इंग्लैंड, पीपल स्टार्टेड कंप्लेनिंग कि उनको स्मेल नहीं आ रही है, उनको टेस्ट नहीं आ रहा है, एनोस्मिया और ये सब बोलते हैं हम लोग। तो ये उसके अंदर उसका इतना म्यूटेशन हो गया कि सिम्टम्स कुछ और बदल गए। तो ऐसे ही अगर री इन्फेक्शन किसी म्यूटेटेड वायरस से हो तो आपको हो सकता है री इन्फेक्शन, तो इसलिए प्रिकॉशंस तो लेके ही रहना है। वंदना जी का क्वेश्चन है, इज देयर एनी डिफरेंस ऑफ चांसेस ऑफ बेबी गेटिंग कोरोना फ्रॉम मदर व्हेन डिलीवर्ड नॉर्मली और डिलीवर्ड बाय एलएससीएस? वंदना, एक्चुअली डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि जस्ट बिकॉज कोरोना बचाना चाहते हैं आप तो आप सबका सिजेरियन ना करें। नॉर्मल डिलीवरी में थोड़ा सा एक्सपोजर जो है वो थोड़ा लंबा होता है। तो नॉर्मल डिलीवरी, I mean, as such, I would say कि there is not much difference in the sense कि LSCS थोड़ा फास्ट हो जाता है, तो LSCS करने से डॉक्टर की और जो नर्सेस हैं उनका कॉन्टैक्ट जो है पेशेंट के साथ वो मिनिमल रहता है, बट कॉन्टैक्ट ऑफ द एनेस्थेटिस्ट हो जाता है। और नॉर्मल डिलीवरी के अंदर नर्सेस का और डॉक्टर का कॉन्टैक्ट जो है वो थोड़ा लंबा रहता है पेशेंट के साथ। बच्चे के लिए इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एनेस्थेटिस्ट और डॉक्टर्स के लिए जितना ज्यादा लंबा एक्सपोजर होगा उतना चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा होंगे। लेट अस पुट इट दिस वे।
मैं इन्हीं सवालों के बीच में मैं भी अपना वेट कर रहा था काफी देर से कि मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था। मैं अभी बीच में रिसेंट में एक मैंने न्यूज पढ़ी थी कि ये कोरोना जो है सीमन में भी आ रहा है, सीमन सैंपल में भी कोरोना आ रहा है। हाँ, तो मैम क्या एसिम्टोमेटिक केसेस में अगर ये सीमन में कोरोना है या हुआ तो एसिम्टोमेटिक केसेस में आने वाली जनरेशन पे क्या मैम इसका प्रभाव पड़ेगा? देखो केशवेंद्र, ऐसा है कि अभी ये इस तरह की बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है। चाइना के अंदर एक रिसर्च हुआ था जिसमें मुश्किल से उन्होंने 38 केसेस के अंदर का ये सीमन सैंपल जो है, वो जो बहुत ज्यादा बीमार लोग थे, जो आईसीयू वगैरह में भर्ती थे, उनका सीमन टेस्ट किया और उसमें 16% लोगों के सीमन के अंदर ये वायरस दिखा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्टडी नहीं आई है जिसने एसिम्प्टोमेटिक लोगों के ऊपर सीमन के अंदर वायरस की खोज करी हो। तो वो अभी मैं इसके ऊपर इससे ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगी। और इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि हमारे जो सोच है, हमारी जो जानकारी है, वो हमारी रोज बदलेगी। तो आज अगर मैं ये कहूँ कि अच्छा भाई एसिम्प्टोमेटिक में चांसेस सीमन के अंदर वायरस के होने के कम है, बट वो जरूरी नहीं है कि कल भी ट्रू हो, क्योंकि जब और स्टडीज रिसर्च होगा तब हमारे को पता लगेगा। तो इसलिए हमें अभी यूनिवर्सल प्रिकॉशन लेके ही रहना है। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम अभी बहुत सारे सवालों के जवाब दिए और मुझे लग रहा है कि उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों ने अपने संतुष्ट जवाब दिए होंगे और बहुत अच्छे सवालों, बहुत कई लोगों ने बहुत अच्छे सवाल भी किए। और जो जो लोग हमसे जुड़े उन सब लोगों का मैं इस कार्यक्रम के तहत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे सवाल पूछने के लिए और जुड़ने के लिए। और एक चीज और लास्ट में अनाउंस करना चाहता हूँ मैम, लास्ट मैसेज जो भी मैम जनता को आप देना चाहें अपनी तरफ से। केशवेंद्र एंड एवरीवन, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी, मैंने उसी से शुरू करी थी, मैं उसी से ही खत्म कर रही हूँ कि आपकी हेल्थ, देखिए हमारे जो बड़े लोग थे वो कहते थे कि इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, बट इफ हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो आप प्लीज अपनी सेहत का ख्याल खुद ही रखिए। और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, बिकॉज हम लोग जो है ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम हेल्थ को लास्ट प्रायोरिटी रखते हैं और फिर उस वक्त जब बीमार हो जाते हैं तब हम सबको गलत गाली देते हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि हमें अपनी सेहत का ख्याल खुद ही रखना है। अच्छा खाना पीना, अच्छा हवा पानी और एक्सरसाइज, ये 3 इंपॉर्टेंट गुण है जो हमारी हेल्थ को, और प्लस मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मेंटल हेल्थ पे थोड़ा बोला ही नहीं मैंने, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से जब बहुत लोग घर के अंदर बंद हैं तो वो बहुत तरह से मेंटली परेशान हो रहे हैं। और वो मेंटल हेल्थ के लिए भी एक तो सबसे कम्युनिकेट करते रहिए, दूसरा एक्सरसाइज एंड जो मेडिटेशन और योगा है ये बहुत आपको हेल्प करता है। तो अब ये प्लीज आप जरूर करिए। हम लोग कई सारे कोर्सेज भी कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने डॉक्टर्स के लिए आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स करा है। तो अगर पेशेंट्स भी कोई रेडी होंगे और स्टाफ अगर रेडी होता है, जैसे स्टाफ के लिए भी हम कर ही रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग, तो हम सबके लिए करने को तैयार हैं। एंड these courses are going to be free of charge. So look after yourself and stay healthy. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन। अभी मैं लास्ट में एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि जो भी लोग इस संवाद से नहीं जुड़ पाए हैं या उनकी कुछ परेशानियां हैं तो मैम से जुड़ने के लिए डायरेक्टली हमारी वीडियो कॉलिंग ऐप है जिसका लिंक हम आपको कमेंट सेक्शन में दे देंगे। तो आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी हमारे कंसल्टेंट से और अन्य विशेषज्ञों से सीधे जुड़ सकते हैं, अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। इसी कड़ी में अगली मंगलवार को 23 जून को हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे रेनबो हॉस्पिटल के दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर समीर भारद्वाज। तो हमारे दंत रोग विशेषज्ञ से अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए रेनबो हॉस्पिटल का खास कार्यक्रम मंगलवार शुक्रवार रेनबो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।